आज दोस्तों हम शुरू करते हैं राजस्थान का स्थिति विस्तार के बारे में। देखिए, राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना आवश्यक है क्या नहीं है। एक बात, आपको दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे इस साइड कौन सा, हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम लिखते हैं तो जो टॉप पे ऊपर की साइड कौन सा दिशा होता है दोस्तों, उत्तर दिशा होती है हमेशा, और नीचे दक्षिण। ठीक है, फिर पूर्व और यहाँ पे पश्चिम। ठीक है, चार क्या होती हैं, दिशा। उसी प्रकार जो राजस्थान की जो आकृति है, जो पतंगाकार आकृति है, ठीक है, जो राजस्थान की जो आकृति है उसमें ध्यान रखना है, उसको स्थिति और विस्तार के आधार पर उसको चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक भाग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले आप देख सकते हैं चारों भागों के नाम। तो पहला भाग है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अर्थात अरावली पर्वतमाला किन किन जिलों से गुजरती है। ठीक है, वहाँ पर कौन सी फसल होती है उसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, फिर दूसरा भाग है वो है हमारा मरुस्थल। कौन सा भाग है? मरुस्थलीय। जो मरुस्थलीय भाग है उस भाग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे कौन सा भाग है हमारा? पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग। और जो चौथा भाग है उसको हम दक्षिणी पूर्वी भाग भी कह सकते हैं। दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग, या फिर इस भाग को हम हाड़ौती का पठार भी कह सकते हैं। हाड़ौती का पठार वाला भाग। ठीक है, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अब देखिए, शुरुआत में पढ़ते हैं हम अरावली पर्वतमाला पहले नंबर पे। तो देखो, अरावली पर्वतमाला के बारे में हमें क्या क्या जानकारी आवश्यक है। तो अरावली पर्वतमाला, ठीक है। अब देखिए, जो अरावली पर्वतमाला है उसमें हमको एक बात नोट रखनी है कि अरावली पर्वतमाला में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला है उसका निर्माण कब हुआ, अर्थात किस काल से वो जानी जाती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला है उसकी ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती है, तो ध्यान रखना अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई है वो उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की तरफ क्या होती है, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें। वहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला का जो जन्म है वो कब से माना जाता है, तो ध्यान रखना है कौन सा काल है, आद महाकल्प के प्री कैम्बियन। आद महाकल्प के प्री कैम्बियन क्या है, काल है, एक समय। ठीक है, तो ध्यान रखना है आग महाकल्प के प्री कैम्बियन काल से जो गोंडवाना जो लैंड है, कौन सा, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड की क्या है, एक है वलित, अर्थात सांप के तरह। वलित का मतलब है सांप की तरह, बल खाती हुई। ठीक है ना, तो वलित रूप में लैंड की एक वलित रूप में क्या है, पर्वत श्रृंखला है। कंफ्यूज नहीं होना है। आग का मतलब होता है पुराने, आद का मतलब होता है पुराने, महाकल्प में एक काल माना जाता है प्री कैम्बियन काल। आपको पता है कि राजस्थान का दो भागों में क्या हो गया, विभाजन हो गया, एक तो गोंडवाना लैंड में और एक थार के मरुस्थल में। ठीक है, क्योंकि 33 सागर के अवशेष भी माने जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, तीन बातें ध्यान रखनी है कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है
उसका जो आग महाकल्प के प्री कैम्बियन काल से गोंडवाना लैंड के वलित रूप में क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मरुस्थलीय भाग है वो किसका अवशेष है, तो वो क्या है? 33 सागर का अवशेष है। तो पहले हम अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देख लिए, जो अरावली पर्वतमाला है उसमें ध्यान रखना है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ क्या होती है, इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है। अब जो अरावली पर्वतमाला है, ध्यान रखना है कि अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला जो भारत के संदर्भ में यदि आप ध्यान रखें कि अरावली पर्वतमाला भारत के प्रायद्वीपीय, भारत के जो प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है, पठारी भाग या पठारी प्रदेश का क्या है, हिस्सा है या भाग है। कौन? अरावली पर्वतमाला भारत के जो प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है या पठारी प्रदेश है उसका क्या है, एक हिस्सा या भाग है। कौन? अरावली पर्वतमाला। अब देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। यदि अरावली पर्वतमाला के विस्तार के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में? विस्तार के बारे में पूछा जाए, तो देखिए विस्तार के बारे में आपको कैसे याद रखेंगे। पहले रखेंगे हम इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। फिर रखेंगे हम राजस्थान के संदर्भ में। तो देखिए इंडिया के संदर्भ में यदि पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि अरावली पर्वतमाला का जो शुरुआती जो बिंदु है वो क्या है, पालनपुर। पालनपुर गांव कहाँ पे? गुजरात से। पालनपुर गांव गुजरात से, पालनपुर गांव गुजरात से रायसींगा की जो पहाड़ी है, रायसींगा की जो पहाड़ी है कहाँ पे? दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली तक। ठीक है। ध्यान रखना है इंडिया के आधार पर यदि पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार इंडिया में कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, तो ध्यान रखना है पालनपुर गुजरात से रायसींगा की पहाड़ी दिल्ली तक। ठीक है। जब ये पालनपुर गुजरात से और रायसींगा की पहाड़ी दिल्ली तक जाती है तो ध्यान रखना है आपको इसकी जो लंबाई है वो होती है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि यह 3 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? दिल्ली होगा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। और राज्य कौन कौन हो गए? गुजरात, राजस्थान। ध्यान रखना है आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि यदि आपसे पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो इंडिया में पालनपुर गुजरात से रायसींगा की पहाड़ी दिल्ली तक है। ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर। वहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में इसका क्षेत्रीय विस्तार कितना है, तो ध्यान रखना है राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से और खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू तक इसका क्या है? क्षेत्रीय विस्तार है। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से और खेतड़ी झुंझुनू तक क्या है? इसका क्षेत्रीय विस्तार है। किसका? अरावली पर्वतमाला का। यदि हमसे पूछा जाए कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो कितनी है? 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। ठीक है। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो जनसंख्या और भूभाग के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे यहाँ जो मैदानी भाग है वो कितना है? 9.3 भाग क्या है? यहाँ पर भूभाग है। जबकि यहाँ पे जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या की कुल कितनी प्रतिशत? 10% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है, निवास करती है। वहीं पे यदि पूछ लिया जाए आपसे इसके विस्तार में, इसके विस्तार में आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार पूछा जाएगा कि इसका जो विस्तार है अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो कितना है? 13 जिलों में है। कितने जिलों में?
13 जिलों में, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे अधिकतम विस्तार कहाँ पे है, अधिकतम और न्यूनतम। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में अधिकतम विस्तार कहाँ पे है, तो आपको बताना है उदयपुर। कहाँ पे, उदयपुर। वहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम विस्तार कहाँ पे है, तो न्यूनतम विस्तार बताना है आपको अजमेर। कहाँ पे बताना है, अजमेर, ठीक है। लेकिन यदि आपसे ऊंचाई के आधार पे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई और यहाँ पे न्यूनतम ऊंचाई, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, सिरोही में, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, सिरोही में है, ठीक है। तो ऊंचाई भी कहाँ पे होगी, सिरोही में होगी, क्योंकि गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर। तो ध्यान रखना है आपको कि जो न्यूनतम ऊंचाई पूछी जाए आपसे तो वो करनी है आपको जयपुर में, क्योंकि सबसे छोटी चोटी कहाँ पे है, जयपुर में है, ठीक है। उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो अब देखिए, ध्यान रखना है आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में विशेष तौर से क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला पर आग्नेय चट्टानें, कौन सी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, या उसको ग्रेनाइट भी कह सकते हैं, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की क्या, जो मिट्टी है यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है, इन सेफ्टी सॉल, इन सेफ्टी सॉल, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, लाल मृदा भी कहते हैं, लाल मृदा। जो हमारा मृदा वाला वीडियो है उसमें आपको मिट्टी के बारे में विस्तार से जानकारी दे रखी है, ठीक है दोस्तों। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके राजस्थान की जो मिट्टी है उसके बारे में आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, जो इन सेप्टिसोल मिट्टी है कहाँ पे पाई जाती है, अरावली पर्वतमाला में, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कौन सी फसल होती है, कौन सी फसल, तो क्या बताएंगे आप, कौन सी फसल होती है यहाँ पे, मक्का। कौन सी फसल होती है यहाँ पे, मक्का, ठीक है। फिर दूसरी बात, जो अरावली पर्वतमाला है तो यहाँ पे क्या होंगे, पठार भी होंगे, क्या होंगे, पठार। तो हम उन पठारों के बारे में विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे जो पठार हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे पठार पाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार, उसका नाम है उड़िया का पठार। कौन सा पठार, उड़िया का पठार, ठीक है। कौन सा पठार है, उड़िया का पठार। और कितना ऊंचा है, तो 136 1362 किलोमीटर, 1362 मीटर है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे कई प्रकार के पठार हैं, जैसे भोराट का पठार, भोराट का पठार। जो भोराट का पठार है वो कितना है, 48 किलोमीटर, कितना ऊंचा है, 48 किलोमीटर है। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए आप कि यह गोगुंदा कुंभलगढ़ राजसमंद से जो गोगुंदा गांव है, कौन सा, गोकुंदा, गोगुंदा, और जहाँ पे क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है ये, राजसमंद में। गोगुंदा कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा गोकुंदा की जो पहाड़ी है, कहाँ पे, उदयपुर तक, कहाँ पे, उदयपुर तक क्या है, भोराट के पठार का क्या है, विस्तार फैला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे क्या पूछा जाएगा
या तो आपसे पूछा जाएगा बोराट का पठार कहाँ पे स्थित है, या फिर आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आपसे पूछा जाएगा कि जो बोराट का कौन सा पठार है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा पठार है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को दो भागों में बांटता है, दो भागों में क्या करता है, बांटता है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि एकमात्र बोराट का पठार है जो अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, डिवाइडेशन करता है, दो भागों में बांटता है। ठीक है, फिर वहीं पे आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार के पठार पाए जाएंगे अरावली पर्वतमाला के पास में। फिर एक पठार है लसाड़िये का पठार, लसाड़िये का पठार। अब जो लसाड़िये का पठार है वो कहाँ पे है, उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर में। और इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति क्या है, ज्वालामुखी से मानी जाती है कई पुस्तकों में। ठीक है, लेकिन उत्पत्ति आपसे पूछी नहीं जाएगी, आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि लसाड़िये का पठार कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी झील है पास में, जयसंबंध झील, जयसंबंध झील। ठीक है, वहीं पे आपको ध्यान रखना है एक और पठार है जिसका नाम सेम बोराट के पठार से मिलता जुलता है, जैसे भोमट का पठार, भोमट का पठार। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये भी कहाँ पे है, उदयपुर में। कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में। क्योंकि आपको हमने पहले ही बता दिया कि जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार अधिकतम कहाँ पे, उदयपुर में। तो ये पठार देखो कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं, उदयपुर में पाए जा रहे हैं। ठीक है, वहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मैसा का पठार कहाँ पे स्थित है, मैसा का पठार। अब जो मैसा का पठार है वो कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि मैसा का पठार किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो ध्यान रखना है, बेडच और गंभीरी, ये क्या नदियों के नाम है। तो नदियों का टॉपिक आएगा तो वहाँ पे आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो बेडच और गंभीरी नदी, इनके संगम पर, संगम का मतलब क्या होता है, कर्ण अर्जुन में मूवी में आया है ना गाना, ये बंधन तो वहाँ पे संगम का मतलब क्या होता है, दोनों का मिलन। तो ध्यान रखना है, जहाँ पे बेडच और गंभीरी नदी जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे कौन सा पठार स्थित है, मैसा का पठार। और कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। वहीं पे आपको देखो आगे क्या क्या जानकारी आवश्यक है। आपको एक बात आवश्यक है कि यहाँ पे एक क्षेत्र है, उसका नाम है ऊपरमाल, ऊपरमाल का क्षेत्र। अब ये क्षेत्र जो राणा सांगा ने, यह क्षेत्र है जो राणा सांगा ने किसको दिया था, अशोक परमार को भेंट किया था। और यहीं पे क्या चला था, बिजौलिया किसान आंदोलन। ठीक है, सबसे लंबा किसान आंदोलन, बिजौलिया किसान आंदोलन। ठीक है, तो जो किसान आंदोलन का जो हमारा वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, जो ऊपरमाल का जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ध्यान रखना है, बिजौलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ क्या है, क्षेत्र है, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। तो ध्यान रखना है, बिजौलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ तक का ऊपरी जो पठारी भाग है, कौन सा भाग, पठारी भाग, ऊपरी क्या है, पठारी भाग है, वो क्या कहलाता है, ऊपरमाल का भाग कहलाता है। और यहाँ पे क्या हुआ था, बिजौलिया किसान आंदोलन, राजस्थान का सबसे बड़ा या सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो आंदोलन है, 44 साल तक चला था, वो कौन सा है, बिजौलिया किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आगे क्या क्या जानकारी और आपको आवश्यक है। एक देखिए यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला है उसके पास में क्या है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है भंवर माता पहाड़ी। भंवर माता पहाड़ी, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भंवर माता पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे है ये, प्रतापगढ़ में। कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ में कौन सी नदी है, जाखम। और जाखम नदी पर क्या बना हुआ है, जाखम बांध। तो जाखम बांध के पास में क्या है,
भंवर माता की पहाड़ी स्थित है। वहीं पे कई बार आपसे एग्जाम में पूछ जाता है कि त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट पहाड़ी, तो त्रिकूट पहाड़ी यदि आपसे पूछ लेता है तो त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात आप याद रख सकते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ पे, जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ पे जो वृक्षारोपण है, ठीक है, जो वृक्षारोपण है चारों तरफ है, वो जापान की सहायता से किए जा रहे हैं। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से किए जा रहे हैं। तो पहले हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ा विस्तार से, और उसके बाद में फिर वहाँ पे जो पठार थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड भाग, और सेकंड भाग क्या है हमारे पास? मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। जो रेगिस्तान का मरुस्थल है उस मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। अब यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा मरुस्थल, तो फर्स्ट नंबर पे जो मरुस्थल है इंडिया में, वर्ल्ड में, वो कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल। लेकिन हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में जो मरुस्थल उसका क्या नाम है? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, ठीक है। तो अब हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? थार के मरुस्थल के बारे में। अब देखिए, जो थार का मरुस्थल है वो क्या है? राजस्थान का नवीनतम क्या है? एक प्रदेश है। क्या है? नवीनतम प्रदेश है, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति किस काल से हुई, इसमें भी पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में हमें क्या क्या बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो देखो आप यहाँ पे, तो ध्यान रखना है आपको। देखिए, यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देनी है कि जो मरुस्थल है वो किस काल से संबंध रखता है। तो ध्यान रखना है, यह है चतुर्थक। नाम फिर भी अजीब है, लेकिन आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। चतुर्थक महाकल्प, चतुर्थक महाकल्प प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन काल में क्या माना जाता है? थार के मरुस्थल की उत्पत्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। वहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कि थार का मरुस्थल है तो किस सागर का अवशेष है, तो क्या बताएंगे आप? टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर का क्या है? अवशेष है। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि जो थार का मरुस्थल है वो ग्रेट पोलियो, जो अफ्रीका में है, ग्रेट पोलियो आर्कटिक, ग्रेट पोलियो आर्कटिक, जो अफ्रीका के मरुस्थल का नाम है ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका, जो मरुस्थल है इसका पूर्वी भाग माना जाता है। पूर्वी भाग माना जाता है किसको? थार के मरुस्थल को। अब जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि थार के मरुस्थल में 61% जो भाग है, 61% भाग है, वहाँ पे क्या करता है? ये भूभाग है। क्या है? यहाँ पे भूभाग है। 61% जो भाग है, ठीक है, ये क्या है? राजस्थान में 61% भाग पे क्या फैला हुआ है? थार का मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। वहीं पे आपको क्या बात ध्यान रखना है कि जो थार का मरुस्थल है वो 12 जिलों में, कितने जिलों में? 12 जिलों में फैला है। 12 जिलों में क्या है? फैला हुआ है थार का मरुस्थल, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा फैला हुआ कहाँ पे? राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा ऊंचा फैला हुआ। और सबसे ज़्यादा लो, नीचा फैला हुआ कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। अब क्या होता है, जो मरुस्थल होता है ना, जो अपने आसपास की जो भूमि होती है उसको धीरे धीरे बंजर के रूप में कन्वर्ट करता हुआ चलता है, बदलता रहता है, ठीक है। तो भूमि को क्या बना देता है? बंजर बना देता है आसपास, क्योंकि जब भी लू चलेगी, हवा चलेगी यहाँ पे, ठीक है, तो मिट्टी उड़कर दूसरी मिट्टी के ऊपर जाएगी और वहाँ की मिट्टी आपस में मिलकर क्या हो जाती है? इस मिट्टी को
अनुपजाऊ मिट्टी बना देती है। जो थार के मरुस्थल की जो मिट्टी है ना, वो उपजाऊ मिट्टी को अनुपजाऊ मिट्टी में क्या कर देती है, बदल देती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक लाइन और ध्यान रखना है भारत के संदर्भ में, कि भारत में जो मरुस्थल है, भारत में जो यह थार का मरुस्थल है, वो निम्न वायुदाब का क्या है, केंद्र है। निम्न वायुदाब का केंद्र बना हुआ है। जो थार का मरुस्थल है वो भारत में जो मरुस्थल है वो निम्न वायुदाब का क्या है, एक केंद्र बना हुआ है। कौन सा, थार का मरुस्थल। अब यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहीं से भी क्या है, छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे चलती है लू हवा। अब लू हवा किसे कहते हैं, तो लू हवा क्या होती है, तो ध्यान रखना है, जो गर्म एवं शुष्क, जो गर्म व शुष्क पवन होती है उसे क्या कहते हैं, लू या हवा कहा जाता है। वहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि थली, थली का शाब्दिक अर्थ है, थली क्या है, तो ध्यान रखना है, जो लूनी नदी है यहाँ पे, क्योंकि गोंडवाना प्रदेश में यहाँ पे क्या है, एक लूनी नदी और पाई जाती है। उसके बारे में, नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना है कि लूनी नदी पे क्या होता है, एक लूनी बेसिन होता है। लूनी बेसिन, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र होता है ना, तो लूनी बेसिन पर थार का, जो थार के मरुस्थल है उसका कुछ क्षेत्र क्या कहलाता है, थली कहलाता है। लूनी नदी का जो भाग थार के मरुस्थल में मिलता है, ठीक है, लूनी नदी का जो भाग थार के मरुस्थल के साथ में पाया जाता है, तो वो भाग क्या कहलाता है, थली कहलाता है। क्या कहलाता है, थली कहलाता है। वहीं पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि दोहरे क्या कहते हैं, दोहरे। एक होता है दोहरे, दोहरे शब्द क्या होता है, तो दोहरे शब्द क्या होता है, जो बालू का स्तूप होता है, यहाँ पे बालू का स्तूप, यहाँ पे क्या है, कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए बालू का स्तूप क्या होते हैं, तभी आपके समझ में आएगा। तो देखिए बालू का स्तूप, बालू का स्तूप क्या होते हैं, एक प्रकार के टीले होते हैं। क्या होते हैं, टीले होते हैं। अब टीलों क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। तो देखिए टीले होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो उनके नाम थोड़ा हम रंगीन पेन से लिखते हैं। अब देखिए एक होता है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, ठीक है, और एक होते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, शॉर्ट रूप में पढ़ते हैं यहाँ से। तो देखिए अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य के मतलब है कि हवा के समांतर बनने वाले, हवा के, देखिए हवा जब चलती है तो हवा के समांतर क्या होते हैं, एक ही जगह जब मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो उससे क्या बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, बालू का स्तूप। तो ध्यान रखना है, हवा के समांतर जो टीले बनते हैं, हवा के समांतर, हवा के समांतर चलने पर जो टीले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अनुदैर्घ्य स्तूप या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, वहीं पर क्या होते हैं, यदि हवा के अनुप्रस्थ या लंबवत, हवा के लंबवत या अनुप्रस्थ भी एक ही बात होती है, अनुप्रस्थ, तो हवा के लंबवत चलने से, हवा के लंबवत रूप में चलने से जो टीलों का निर्माण होता है वो टीले क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। ठीक है, और उन बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, दोहरे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोहरे। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि दोहरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या है, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। ठीक है, और वैसे ध्यान रखना है आपको, सर्वाधिक जो नुकसानदायक जो बालू का स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं, बरखान। कौन से होते हैं, बरखान। ध्यान रखना है, जो बरखान होते हैं, बरखान नाम के जो बालू का स्तूप होते हैं वो सर्वाधिक क्या होते हैं, नुकसानदायक, सर्वाधिक नुकसानदायी जो बालू का स्तूप है उनका नाम क्या है, बरखान। ठीक है, इनको अर्धचंद्राकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में केवल आपको इतनी जानकारी आवश्यक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, तो दोहरों के बाद में देखिएगा। अब देखिए दोहरों के बाद में जैसे मावठ,
मावट शब्द का क्या आशय है? तो मावट का मतलब होता है जो सर्दियों में जो बरसात होती है ना, उसे क्या कहते हैं? हम मावट कहते हैं। तो मावट के बारे में देखिए कि भूमध्य सागर की तरफ से या भूमध्य सागरीय, ठीक है, जो पश्चिमी क्षेत्र होता है जैसलमेर साइड का जो पश्चिमी क्षेत्र होता है, तो भूमध्य सागर से या फिर पश्चिमी क्षेत्र से जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में क्या होती है? वर्षा होती है, उसे क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है, जो कि गेहूं की फसल के लिए क्या है? अति आवश्यक है। वहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लाठी सीरीज, ठीक है, अर्थात लाठी सीरीज शब्द का क्या आशय है? तो ध्यान रखना है, तो लाठी सीरीज क्या होती है? एक भूगर्भिक क्या है? पट्टी है। क्या है? एक भूगर्भिक पट्टी है, जो कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। जैसलमेर में पाई जाने वाली क्या है? भूगर्भिक पट्टी है एक। क्या है? एक भूगर्भिक पट्टी है, ठीक है, भूगर्भिक पट्टी, जल पट्टी है, जल पट्टी। कहने का मतलब है, जैसे जब भी हम कहीं पर भी जब कुआं खोदते हैं तो ज़मीन में क्या होते हैं कि जो पानी होता है ना, उनकी एक तरीके से क्या चलती है? वहाँ पे लाइन चलती है, ठीक है, जैसे होते हैं नाला, कहते हैं नाला, उस प्रकार के पानी के अंदर क्या होते हैं? ज़मीन में नाली रूप में बहता है पानी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो जैसलमेर में पाई जाने वाली जो भूगर्भिक जल पट्टी होती है, जो जल की जो नीचे लाइन होती है, उसे क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहा जाता है, ठीक है। अब जो लाठी सीरीज है वो क्या है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। और यहीं पे जो लाठी क्षेत्र का जो लाठी सीरीज का जो भाग है, वहाँ पे गोडावण पक्षी पाया जाता है। कौन सा जानवर? गोडावण। अब देखिए, लाठी सीरीज के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा लाठी सीरीज का क्या आशय है, तो आपको बताना है कि जैसलमेर में पाई जाने वाली भूगर्भिक जल पट्टी है, क्या है? लाठी सीरीज। और यहाँ पे गोडावण जानवर पाया जाता है। और यहाँ पे यदि घास पूछ जाए तो कौन सी घास है? सेवण घास है। इनके बारे में हम जब अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या पढ़ते हैं हम? इनके जो नामों का जो आशय है उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे जो चांदल नलकूप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि चांदल नलकूप, कि चांदल जो नलकूप है उससे क्या आशय है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जैसलमेर में चांदल जो नलकूप है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में, ठीक है। और चांदल नलकूप को क्या कहा जाता है? थार का गड़ा भी कहते हैं, थार का गड़ा, ठीक है। अब गड़े का क्या आशय है? तो गड़े में पानी क्या होता है? ठंडा। और थार कैसी होती है? रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पे, ठीक है, राजस्थान का थार का मरुस्थल। तो वहाँ पे रेतीली मिट्टी में सबसे ठंडा पानी कहाँ पे पाया जाता है? चांदल नलकूप में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? थार का गड़ा कहा जाता है। वहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बटाडू कुआं, कि भाई बटाडू कुएं से क्या आशय है, या फिर बटाडू कुआं कहाँ पे पाया जाता है, तो ध्यान रखना है, ये पाया जाता है बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर में। और उसको क्या कहते हैं? थार का जल महल। क्या कहते हैं? थार का जल महल कहते हैं। किसको? बटाडू कुआं बाड़मेर में पाया जाता है। वहीं पे ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे एक गांव है, आकल गांव। कौन सा गांव? आकल गांव। तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो आकल गांव होता है वो जीवाश्म पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान में जूरेसिस प्राकृतिक, यहाँ पे क्या पाई जाती है? एक वनस्पति पाई जाती है। वैसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कि एक आकल गांव है जहाँ पे क्या है? जीवाश्म एक पार्क है, जीवाश्म पार्क है। वहाँ पे राष्ट्रीय मरु उद्यान में जूरेसिस प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। एक वनस्पति का नाम है जूरेसिस प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। अब ये जो वनस्पति होती है ना, ये आकल गांव में पाई जाती है, आकल गांव, ठीक है। तो आकल गांव में क्या पाई जाती है? ये वनस्पति पाई जाती है, इसलिए आपको ये गांव का नाम भी आपको याद रखना है।
दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक गांव है भूतिया गांव। कौन सा गांव? भूतिया गांव, जिसका नाम है कुलधरा गांव। कुलधरा गांव। लोग बताते हैं कि यहाँ पे दिन में भी भूत दिखते हैं। ठीक है, अब आपको देखो क्या जानकारी याद रखनी है कि जो कुलधरा गांव है ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। और यहाँ पर डायनासोर के, किसके? डायनासोर के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो कुछ बातें और रह गई हमारी, जो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए, आकल हो गया था हमारा। ठीक है, कुलधरा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे अगला है, जैसे एक झील है और एक क्षेत्र है कुछ, तो उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं पहले। जैसे रन। रन क्या है? तो रन का मतलब ये नहीं कि दौड़ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जैसलमेर जिले का या जैसलमेर का जो दलदली भाग होता है, पानी से जो दलदली क्या होता है भाग, उसे क्या कहते हैं? रन कहा जाता है। वहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि खंडीन क्या है? खंडीन। खंडीन का क्या आश्चर्य है? ठीक है, तो खंडीन क्या है? एक खेती है। क्या है? खेती, जो कहाँ पे की जाती है? जैसलमेर में। तो ध्यान रखना है आपको कि जैसलमेर पाली साइड। देखो यहाँ पे क्या है कि रामदेव जी का 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आप जो राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें आपको बता रखा है वहाँ पे कौन सा नृत्य किया जाता है, कला संस्कृति वाले वीडियो में। तो जैसलमेर पाली में क्या है? रामदेवरा का मंदिर है और यहाँ पे 13 ताली नृत्य किया जाता है। अब देखिए खंडीन क्या होती है? खेती होती है। जो कहाँ पे की जाती है? जैसलमेर पाली में की जाती है। जैसलमेर पाली में ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली खेती कौन सी खेती है? खंडीन खेती है। ठीक है, वहीं पे आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक भाग है, उसका नाम है हम्मादा भाग। हम्मादा पथरीला भाग। अब जो ये भाग है ना मरुस्थल का, हम्मादा पथरीला भाग, इस भाग में अब करंट में, ठीक है, अब जो समसामयिक के आधार पर यहाँ पे क्या है? सौर ऊर्जा के क्या लग रहे हैं? प्लांट। क्या लग रहे हैं? सौर ऊर्जा के प्लांट। अब वो कहाँ कहाँ लग रहे हैं? देखो, एक तो लग रहा है जैसलमेर में, एक लग रहा है दोस्तों बाड़मेर में, और एक बन रहा है आपके जोधपुर में। ये क्या बन रहे हैं? सौर ऊर्जा के यहाँ पे प्लांट बन रहे हैं। ठीक है, राजस्थान की योजनाओं में आपने पढ़ा होगा कि अक्षय ऊर्जा योजना के तहत यहाँ पे क्या बन रहे हैं? प्लांट बन रहे हैं। और ये योजना 9 सितंबर 2002 को लागू होती है। ठीक है, वहीं पर क्या होते हैं? सोलर पार्क भी बन रहे हैं। कौन से पार्क? सोलर पार्क भी बन रहे हैं यहाँ पे। अब जो सोलर पार्क है वो किसकी सहायता से बन रहे हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, सीज। ठीक है, अब सीज का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम होता है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। ये किसकी फॉर्म है? सीज की, जो यहाँ पे क्या बनाती है? सोलर पार्क का निर्माण करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला सोलर पार्क, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कि राजस्थान का पहला जो सोलर पार्क है, वो कहाँ पे है? फलोदी गांव में। और फलोदी गांव कहाँ पे है? जोधपुर में। इसके बारे में हमने पहले डिस्क्रिप्शन में, आप राजस्थान की जो भी
कला संस्कृति का वीडियो है, ठीक है। जो भी खनिजों संबंधी जो भी वीडियो है ना, वहाँ पे आपको इसकी संपूर्ण जानकारी वहाँ पे आपको अपडेट करा दी जाएगी। अब देखिए थार का मस्तूल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के जो हाड़ौती का भाग है, हाड़ौती का पठार या फिर पूर्वी मैदानी भाग, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। अब जो पूर्वी मैदानी भाग है, यहाँ पे क्या क्या पाई जाती है? नदियाँ। सर्वाधिक ये क्या है? नदियों युक्त भाग है। यहाँ पे आपको केवल इतनी ही जानकारी आवश्यक है कि जो पूर्वी मैदानी भाग है, ठीक है, उसमें ध्यान रखना है एक तो क्षेत्रफल, कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो कितना है क्षेत्रफल? राजस्थान के क्षेत्रफल का 23% जो भाग है वो है पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो जनसंख्या करती है यहाँ पे 39% जनसंख्या क्या करती है? यहाँ पे निवास करती है। क्या करती है? निवास करती है, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे विश्व की सबसे उपजाऊ जो मृदा है वो यहाँ पे पाई जाती है, और उसका नाम क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा यहाँ पे क्या होती है? पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि जो पूर्वी मैदानी भाग है, यहाँ पे कौन कौन से मैदान है? कौन कौन से मैदान है, ठीक है। तो उन मैदानों के बारे में देखिए, यहाँ पे कौन कौन से क्या हैं? मैदान पाए जाते हैं। अब अभी हमने आपको बताया कि पूर्वी मैदानी भाग में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? यहाँ पे नदियाँ पाई जाती है। तो नदियों के मैदान पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे चंबल का मैदान, भाई चंबल नदी पाई जाएगी तो वहाँ पे चंबल का क्या होगा? मैदान होगा। उसी प्रकार बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान। जैसे बनास नदी पाई जाती है तो बनास का मैदान। अर्थात नदियों के क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे मैदान पाए जाते हैं। जैसे माही का मैदान, माही नदी का मैदान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक है छप्पन का मैदान। इंपोर्टेंट है, कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छप्पन का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? छप्पन का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान के जो पूर्वी मैदानी भाग है वहाँ पे छप्पन का मैदान पाया जाता है। और ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार कहाँ पे पाया जाता है? पूर्वी मैदानी भाग में। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, बच्चा कहाँ पे कंफ्यूज होता है, तो ध्यान रखना। यदि आपसे पूछा जाए कि ऊपरमाल का जो भाग है, ऊपरमाल का जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है, तो वो हमारा कहाँ पे था? भैंसुरगढ़ चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। जो भीलवाड़ा से लेकर भैंसुरगढ़ जो चित्तौड़गढ़ तक का जो भाग था वो क्या था हमारे पास? ऊपरमाल का भाग, जो कि राणा सांगा ने, ठीक है, अशोक परमार को क्या किया था? दान किया था। वहाँ पे क्या हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन, सर्वाधिक लंबे टाइम तक चलने वाला किसान आंदोलन कहाँ पे होता है? ऊपरमाल के पठारी भाग पर, ठीक है। जो ऊपरमाल का जो क्षेत्र है ना वहाँ पे, तो वो तो था ऊपरमाल का क्षेत्र, और ये क्या है? ऊपरमाल का पठार। यदि ऊपरमाल का पठार पूछा जाए तो आपको बताना है ऊपरमाल का पठार कहाँ पे है? पूर्वी मैदानी भाग में, पूर्वी मैदानी भाग में। वहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कि ऊपरमाल क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है, तो ऊपरमाला क्षेत्र कहाँ पे? अरावली पर्वतमाला का जो भाग है ना उसमें क्या पाया जाता है? ऊपरमाला का क्षेत्र। जबकि यहाँ पे क्या है? ऊपरमाल का पठार। तो यहीं पे कंफ्यूज होता है बच्चा, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है राजस्थान का जो अन्न भंडार है वो यहीं पे पाया जाता है, गंगानगर में। राजस्थान का अन्न भंडार जो जिला कौन सा है? गंगानगर। तो वो कहाँ पे पाया जाता है? पूर्वी मैदानी भाग में स्थित है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हाड़ौती के क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे केवल इतनी जानकारी आपको आवश्यक है। फिर है हाड़ौती का क्षेत्र, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं उसको, हाड़ौती के पठार, या फिर उसको क्या कहते हैं हम? दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान का
जो पठारी भाग है उसके बारे में। तो यहाँ पे हमको क्या क्या बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक बात हमको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, यहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। अब हाड़ौती का जो पठार है वो उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ध्यान रखना है आपको, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोटा है जो शिक्षित नगरी है। अब बूंदी क्या है, बावड़ियों का शहर है। ठीक है। और घंटियों का शहर क्या है, झालावाड़। ठीक है। और यहाँ पे बारा में क्या होता है, एक ऐसी देवी पीठ की पूजा की जाती है जिसके पीठ की एक देवी का मंदिर है। ठीक है। जिसके केवल पीठ की पूजा की जाती है, और वो कहाँ पे है, बारा में। अब देखो यहाँ पे हम हाड़ौती के पठार के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है कि जो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है, दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है, ये मालवा के पठार, मालवा के पठार, ठीक है, जो कहाँ पे है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, उसका क्या है, ये हिस्सा है। क्या है, हिस्सा है। क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है कि जो हाड़ौती का पठार है वो किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो मालवा के पठार का। किसका, मालवा के पठार का, जो कहाँ पे, एमपी में, उसका क्या है, हिस्सा है हाड़ौती का पठार। ठीक है। अब यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती के पठार में, जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है कौन सी, काली। कौन सी मिट्टी, काली। अब काली मिट्टी होने की वजह से यहाँ पे क्या पाई जाएगी, कपास। क्योंकि हमने जो राजस्थान में जो कृषि संबंधी जो वीडियो है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे इसकी पूरी जानकारी दे रखी है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में क्या पाई जाएगी, कपास। कपास पाए जाने के कारण, कपास इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिट्टी में अधिकतर क्या पाया जाता है, लोहांश, अर्थात लोहे का अंश पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है। और इस मिट्टी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वर्टिसोस। तो राजस्थान की जो हमने मिट्टियों वाला जो वीडियो डाला है उसमें आपको विस्तार से बता रखा है। तो इस मिट्टी का क्या नाम है, वर्टिसोस है। ठीक है। अब इस मिट्टी की यदि उत्पत्ति बारे में आपको जानकारी दें तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से जो निकलने वाला जो लोहा होते हैं ना, जो आग होती है, उसके द्वारा इस मिट्टी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। वहीं पे ध्यान रखना है कि जो हाड़ौती का पठारी भाग है इसके भी वैसे दो भाग होते हैं। कितने भाग हैं, दो। उसका नाम है, एक का नाम है विंध्याचल या फिर विंध्यन कगार, विंध्यन कगार भूमि। ठीक है। या फिर ढक्कन का लावा पठार, ढक्कन का लावा पठार। अब जो विंध्यन का जो कगार भूमि है, यहाँ पर कैसे पत्थर पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर। ये पत्थरों के नाम है, बलुआ पत्थर। उसी प्रकार जो ढक्कन का पठार है, यहाँ पे पाए जाते हैं स्लेटी पत्थर, स्लेटी पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक एमपी से आने वाली नदियाँ हाड़ौती से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। एक लाइन और ध्यान रखनी है आपको कि सर्वाधिक एमपी से अर्थात मध्य प्रदेश से आने वाली जो नदियाँ हैं वो हाड़ौती से राजस्थान, हाड़ौती का जो पठार है उसी से एंटर करती हैं और राजस्थान में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं ये। ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो राजस्थान का जो स्थिति विस्तार है उसमें हमें 4 भागों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। अपने पूर्वजों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।